हेलो स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर। हमारा पेपर है फर्स्ट, शिक्षा में नूतन आयाम। और हमारा जो टॉपिक है वो आज हमारा टॉपिक है कि प्रौढ़ शिक्षा। कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है? प्रौढ़ शिक्षा जो 15 से 35 वर्ष के आयु के लोग होते हैं, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और और या जो जिन लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं ली है, उन लोगों को साक्षर बनाना, स्त्री और पुरुष दोनों लोगों को जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं और या जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में ही छोड़ दी किसी भी कारणवश, उन लोगों को साक्षर बनाना ही हमारा प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज एडल्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, उसकी अर्थ क्या है, उसकी हमारे लिए क्या आवश्यकता और महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ। प्रौढ़ शिक्षा सामान्यतः जो है, प्रौढ़ शिक्षा जो है वो स्त्री पुरुषों को साक्षर बना करने से लिया जाता है। जो प्रौढ़ स्त्री पुरुष किन्हीं भी कारणों से जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं या कुछ समय उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और किसी भी कारणवश उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, तो बहुत लंबे गैप के बाद वो क्या होता है, जो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी भी थी वो भी भूल गए और वो निरक्षर हो गए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्त्री पुरुष को अक्षर ज्ञान कराना ही प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। तो वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ इससे हम कहीं ज़्यादा व्यापक कह सकते हैं। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या बहुत सारे विद्वानों ने प्रौढ़ शिक्षा के कारक को अलग अलग से डिफाइन किया है, अलग अलग से परिभाषित किया है। तो चलिए, जिसमें ब्राइसन है, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में क्या बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा वे सभी क्रियाएं शामिल है जिनका संबंध मनुष्य के साधारण जीवन से होता है और जिनका कुछ शैक्षणिक उद्देश्य होता है। उन्होंने, ब्राइसन ने प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित, उन्होंने केवल उसमें लोगों को, क्योंकि ये 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए है, स्त्री पुरुष के लिए प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया। तो ये उन लोगों के लिए केवल हम शैक्षिक ज्ञान ही नहीं देते हैं, उसके अलावा हमें जो उनके साधारण जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो सभी कुछ इसमें शामिल है कि उनका जो जीवन है वो अच्छा बेहतर बन सके, उनका जो जीवन है वो उत्तम बन सके। क्योंकि जब अगर मनुष्य जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तभी वो जागरूक हो सकता है। तो जो भी उसके कर्तव्य हैं, जो उसको अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में जब वो जानेगा और तभी वो उसका प्रयोग कर सकेगा। तो इन्हीं चीज़ों को कि एक मनुष्य का, जो मनुष्य है वो किस तरह से अच्छी जिंदगी जी सके या अच्छा अपना जीवन जो है वो बेहतर बना सके, इस चीज़ों के लिए ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। तो ब्राइसन ने भी, उन्होंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा में केवल पढ़ाई ही नहीं, वो सभी क्रियाएं शामिल है जिनका संबंध मनुष्य के साधारण जीवन से होता है और जिनका कुछ शैक्षणिक उद्देश्य होता है। उसके अलावा एस.एन. मुखर्जी ने भी प्रौढ़ शिक्षा के तौर उन्होंने के संबंध में उन्होंने कहा कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा इसमें दोनों ही सम्मिलित है। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो प्रौढ़ शिक्षा हम प्रदान करते हैं, मोटे तौर पर सभी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा इसमें सम्मिलित है। तो प्रौढ़ शिक्षा के दो पक्ष हैं। पहला कि प्रौढ़ साक्षरता। प्रौढ़ साक्षरता में क्या है कि उन प्रौढ़ों को साक्षरता देना जिन्होंने कभी विद्यालय वो गए ही नहीं है। और दूसरा वो कि जो प्रारंभिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त तो की है, परंतु उन्होंने किसी भी कारण उस शिक्षा को छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रौढ़ शिक्षा के दो पक्ष हैं, प्रौढ़ साक्षरता, उन प्रौढ़ों को साक्षर देना जिन्होंने कभी किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की है, और दूसरा उन लोगों के लिए कि जो साक्षर प्रौढ़ है, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी परंतु किसी भी कारणवश उन्होंने वो शिक्षा बीच में ब्रेक कर दी थी, उनको अनवरत शिक्षा देना, मतलब उनकी शिक्षा को आगे जारी रखना। मौलाना आजाद के अनुसार क्या है, उन्होंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल जनता को साक्षर बनाना ही नहीं हो। जैसे अभी हमने पहले ही बताया कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि केवल उनको शिक्षित करना, उनको अक्षरों का ज्ञान कराना या उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, बल्कि उनको जागरूक बनाना। एक जो मनुष्य के जो साधारण जीवन है ना, उससे संबंधित जो भी जानकारी उसको जागरूक करना,
अपने जीवन को कैसे हम उत्तम बना सकते हैं, इससे संबंधित लोगों को शिक्षा देना। तो इस प्रकार का केवल तो उन्होंने क्या कहा कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ केवल जनता को साक्षर बनाना ही नहीं, अपितु इसका अर्थ ऐसे स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है जो आधुनिक प्रजातांत्रिक व सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सके। अब क्या है, हमारा देश जो है वो प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में जनता बहुत, अभी भी अगर हम देखें तो बहुत जनता जो है वो अशिक्षित है। उसको अपने अधिकार या अपने कर्तव्यों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। उसे मालूम ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है, कौन से उनके कर्तव्य है, कौन से उन्हें संविधान के अधिकार, संविधान की तरफ से अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम चलाए गए, उनके अंतर्गत यही चीज़ सबसे पहली है कि पहले व्यक्तियों को अवेयर करना, उनको जागरूक करना कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, किस तरह से मतलब वो उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, और ताकि वो जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें वो सक्रिय रूप से भाग ले सके। ठीक है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने भी कहा, महात्मा गांधी ने भी प्रौढ़ शिक्षा के प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा के बारे में कहा। उन्होंने कहा प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में क्या विचार रखा, उन्होंने कहा जो प्रौढ़ शिक्षा है वो जीवन के लिए है, जीवन के द्वारा है और जीवन भर की शिक्षा है। ये शिक्षा न समाप्त होने वाली है, क्योंकि ये जीवन भर की शिक्षा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कारणवश जो अशिक्षित रह गए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको समाज में रहने लायक बनाया जाए, कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति जागरूक कराया जाए, नागरिकता की शिक्षा दी जाए, उन्हें एक अच्छा नागरिक तैयार किया जाए, इस प्रकार की शिक्षा हमें दी जाए। तो यही थी हमारी की जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है वो क्या चलाया जा रहा है। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जब हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब प्रौढ़ शिक्षा की धारणा में परिवर्तन हुआ तो उसे समाज शिक्षा के नाम से भी जाना गया। समाज शिक्षा क्या है कि समाज में रहने लायक बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें इसका आयोजन केवल औपचारिक व्यक्ति को साक्षर बनाकर उसे थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने योग्य बनाना ही ना हो करके प्रौढ़ों को इस प्रकार की शिक्षा देना जिसमें व्यक्ति पहले से अधिक संपन्न व प्रसन्न होकर के जीवन व्यतीत कर सके। जब प्रौढ़ शिक्षा की जो धारणा थी अब उसमें परिवर्तन हुआ, उसको समाज शिक्षा के नाम से जाना गया। और इसका आयोजन केवल ये नहीं था कि लोगों को केवल जो औपचारिक शिक्षा की विद्यालय तक में जाकर के बच्चों को लोगों को शिक्षा दिया जाए, बल्कि और केवल उन्हें पढ़ने लिखने योग्य बनाया जाए, बल्कि इस प्रकार की उनको शिक्षा दी जाए कि वो पहले से अधिक संपन्न व प्रसन्न होकर के अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनको उनके अधिकार व कर्तव्य के बारे में ज्ञान करा सके, समाज में रहने लायक बना सके। तो ये चीज़ उन्होंने समाज शिक्षा के बारे में कहा। और उन्होंने कहा कि और जो समाज शिक्षा है उसको अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य पूर्ण मानव की शिक्षा से है, कि एक नागरिकता की शिक्षा प्रदान करना, एक उत्तम नागरिक तैयार करना, इस शिक्षा से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा से। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है कि पूर्ण मानव की शिक्षा से है। इस प्रकार समस्त शिक्षा का अर्थ प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक समस्याओं से परिचित कराना तथा उन्हें अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, यही हमारी जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका उद्देश्य हम कह सकते हैं। कि प्रौढ़ शिक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है कि जो 15 से 35 आयु वर्ग के स्त्री व पुरुष हैं उनको पूर्ण मानव बनाना, उनको राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से परिचित कराना और उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, यही हमारी प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, क्या जरूरत पड़ी हमें प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाए जाने के लिए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि मानवीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाना सबसे पहली आवश्यकता हमारी इसीलिए पड़ी प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि जब व्यक्ति अशिक्षित होता है ना तो वो कैसे भी रहता है, उसको मालूम ही नहीं है कि किस तौर तरीके से हमें समाज में रहना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें उनको साक्षर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यही थी कि व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाना, उनके रहन सहन का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना।
ताकि जो व्यक्ति समाज व राज्य द्वारा दी गई सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सके। अब लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जो समाज ने या जो राज्य ने उनको जो सुविधाएं दी है उनका वो क्या उपयोग कर सकते, क्योंकि वो निरक्षर होने के कारण उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है कि संविधान के द्वारा कौन कौन से उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकारों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, या राज्य द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो यही महसूस की गई प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को चलाए जाने के लिए कि व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाना, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, ताकि व्यक्ति समाज व राज्य द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसका लाभ उठा सके। दूसरा पॉइंट है कि प्रौढ़ शिक्षा प्रजातांत्रिक भारत में नागरिकों को राजनैतिक कर्तव्यों व अधिकारों का ज्ञान करा करके उनमें राजनैतिक चेतना जागृत उत्पन्न करना। ठीक है, सबसे दूसरी चीज तो यही कि हमारा देश जो है वो प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में जो भी चुनाव, जो भी इलेक्शन होते हैं, जो भी नेता हम चुनते हैं, वो हम अपने सभी देश के हर व्यक्ति को नेता चुनने का अधिकार है। प्रजातांत्रिक देश है क्योंकि सभी व्यक्ति अपने वोटों के आधार पर हम अपने नेता को चुनते हैं। लेकिन जब तक हमें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सही चीज़ों का चुनाव नहीं कर सकते, सही नेता का चुनाव नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रौढ़ शिक्षा जो है वो इसके द्वारा हम लोगों के अंदर कर्तव्यों व अधिकारों का ज्ञान करा सकते हैं और उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर सकते हैं ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अगली बात है कि अगली चीज हमारे लिए क्या आवश्यकता महसूस की गई कि समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं, जातिवाद, संप्रदाय, छुआछूत, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण आदि जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हम कैसे करें, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी देना आवश्यक है। क्योंकि बहुत हमारे देश में जो जनता है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत उसमें निरक्षर लोग हैं। तो पहले तो हमें सब लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। जब जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये जो हमारे देश में जो या हमारे समाज में जो भी ये जो बुराइयां जो व्याप्त हैं, जो जातिवाद, संप्रदाय, छुआछूत, दहेज प्रथा, जनसंख्या जो वृद्धि के कारण है, वायु प्रदूषण, ये जो प्रदूषण है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जब तक इनके बारे में उन्हें परिचित नहीं कराया जाएगा तब तक हम उनका जो निराकरण या उसका समाधान है वो नहीं ढूंढ सकते। तो इसके लिए भी हमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। अगली बात है हमारी कि व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत से भली भांति परिचित कराने हेतु जो भी हमारी अपनी कल्चर है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उससे भी परिचित कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संस्कृति की तभी हम रक्षा कर सकते हैं, उसका स्थानांतरण यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम उसका को आगे हम बढ़ा सकते हैं और उसके विकास के लिए हम प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ेगा, जब हम हर व्यक्ति को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उसको समझा सकते हैं, जब हम उसको शिक्षित करेंगे तभी जो हमारी सांस्कृतिक जो है विरासत है और उसका हम उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। अगली चीज हम कह सकते हैं कि जो भी भारत में जो व्याप्त विशाल निरक्षरता को समाप्त करने के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा द्वारा साक्षरता के विशाल कार्यक्रम को अपनाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में इतनी विशाल जनसंख्या है और उसमें ज़्यादातर लोग निरक्षर हैं, तो इसको भी समाप्त करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि निरक्षरता जब तक रहेगी तब तक किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। तो अपने देश अपने देश को विकसित करने के लिए, उसमें आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाने के लिए भी हमें पहले अपने देश की निरक्षरता को समाप्त करना पड़ेगा और इसके लिए हमें प्रौढ़ शिक्षा द्वारा साक्षरता के विशाल कार्यक्रम को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें करोड़ों निरक्षरों को साक्षर बनाया जा सके। अगला हमारा पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता आर्थिक दृष्टिकोण से भी अभी हमने बताया आपको। उसके अलावा जो मनोरंजन के लिए स्वस्थ, शिक्षाप्रद और उपयोगी साधनों की भी व्यवस्था करी जाए ताकि प्रौढ़ अपने जो खाली समय है उसका सदुपयोग, मान लो कोई नौकरी करता है, कोई खेती पे काम करता है, लेकिन उसके लिए भी वो अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। उसके अलावा जो विभिन्नताओं में एकता स्थापित करना, जो बहुत सारे जो हमारे देश में विभिन्नताएं हैं उसमें एकता स्थापित करने के लिए भी हमें प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए और देशवासियों के मध्य जो है परस्पर प्रेम, सहयोग, सहकार, सद्भावना, सौहार्द और एकता की स्थापना हेतु
सामाजिक एवं राष्ट्रीय